Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about acid-base balance. First we will discuss about the introduction of the acid-base balance. To maintain homeostasis, the human body employs many physiological adaptation. हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन करती है. फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या होते हैं, मतलब फंक्शनिंग के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन. जो हमारी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस जो होता है वो बना रहे और हमारा जो ब्लड है उसका इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहे, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बहुत सारे फंक्शनिंग में चेंज करेगी. वन ऑफ दीज इज़ मेंटेनिंग एंड एसिड बेस बैलेंस. जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होते हैं उनमें से क्या एक होता है एसिड बेस बैलेंस, मतलब एसिड और बेस जो होता है उसका बैलेंस बना रहे, मतलब पीएच इंक्रीज भी ना हो, पीएच जो है वो डिक्रीज ना हो. जहाँ का पीएच है जैसा भी है, जहाँ का अल्कलाइन का ज़रूरत है अल्कलाइन रहे, जहाँ का एसिडिक का ज़रूरत है वो एसिडिक रहे. वहाँ के लिए ये बॉडी क्या करती है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन करती है. द pH ऑफ द ह्यूमन बॉडी रेंज बिटवीन 7.35 टू 7.45. जो pH का रेंज होता है वो कितना रेंज करता है, 7.35 से लेके 7.45 तक रेंज करता है. और एवरेज pH जो होता है वो कितना होता है, 7.40. अब pH बिलो 7.35 इज़ एन एसिडीमिया. अगर किसी पर्सन का जो pH का लेवल है वो कितना लोअर देन 7.35 जाता है तो मतलब उसको एसिडीमिया है, मतलब एसिडोसिस की कंडीशन हो रही है. एंड pH लेवल इज़ अबव टू 7.45 इज़ एन अल्कलीमिया. अगर किसी का pH जो है वो 7.45 से ऊपर जा रहा है तो उसको क्या होता है, अल्कलीमिया, या फिर हम कह सकते हैं अल्कोलोसिस की कंडीशन है. फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस द ह्यूमन बॉडी कंटेन कंपनसेटरी मैकेनिज्म. हमारी जो होम्योस्टेसिस होती है, ब्लड का रेगुलेशन सिस्टम जो है वो बैलेंस बना रहे, उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत सारी कंपनसेटरी मैकेनिज्म करती है. नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस इज़ मेंटेन बाय द लंग्स एंड द किडनीज. जो हमारा नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस जो होता है वो कौन मेंटेन करता है, हमारे लंग्स मेंटेन करते हैं और हमारी किडनी मेंटेन करती है. ये क्यों मेंटेन करती है, क्योंकि ये बहुत सारा जो टॉक्सिसिटी होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया, या फिर हमारे जो यूरिन के अंदर जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये सारा जो टॉक्सिसिटी जो होता है उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बॉडी. लंग्स कैसे करेगा, एक्सहेलेशन के थ्रू. किडनी किसके थ्रू करती है, यूरिन पास आउट के थ्रू. कार्बन डाइऑक्साइड अ बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म इज़ अ वीक एसिड. जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो लंग्स के थ्रू निकलता है वो क्या होता है, एक वीक एसिड की तरीके से इसको हम काउंट करते हैं. द लंग्स आर एबल टू प्रिवेंट एंड इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड बाई एक्सक्रीटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द बॉडी. जो हमारे लंग्स होते हैं वो किसके लिए प्रिवेंट होते हैं, कि वो इंक्रीज़ कर सकते हैं अपना पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो इंक्रीज़ हो सकता है. इन द ब्लड, वो किसके अंदर इंक्रीज़ होता है, ब्लड के अंदर. क्यों, जब वो ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है तो वो क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं हमारे लंग्स बॉडी के थ्रू. हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इनहेल कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. तो हमारा जो CO2 लेवल है वो ब्लड के अंदर ना बढ़े, pH का लेवल वो है जो एसिडिक ज़्यादा ना हो, तो लंग्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर स्टोर हुआ है उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बॉडी से. नेक्स्ट वन पीएच क्या होता है, हमारा पीएच का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. इट इज़ अ स्केल यूज टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन एक्यूस सॉल्यूशन. ये क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, ये एक स्केल होती है जिसमें हम क्या मेज़र करते हैं, एसिडिटी मेज़र करते हैं, और या फिर हम बेसिसिटी जो होती है, हमारा एसिड है कि बेसिक है, उसको हम कोई भी एक्वस सोल्यूशन जो है वो एसिड में काउंट हो रहा है या फिर बेसिक में काउंट हो रहा है उसको हम मेज़र करते हैं. ऐसे क्या होता है, एक इसमें क्या रहता है, एक न्यूट्रल पॉइंट रहता है. यहाँ पे क्या पीएच रहेगा, यहाँ पे 7 pH रहेगा, या फिर कह सकते हैं 7.4 pH रहेगा. और इधर से जो स्टार्ट होता है, इधर कितना स्टार्ट होता है, 7.35 इधर जाता है. इधर क्या जाएगा, अल्कलाइन वाले जो बेसिक रेंज होती है, जैसे 7.35 से जो आगे होगा 7.55 7.56 जो होगा बेसिक की रेंज में जो जाएंगे वो इसके इधर साइड में जाएंगे.
नेक्स्ट वन, acidic solution are measured to have a lower pH value than basic or alkaline solution। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं, जो एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं, वो कैसे मेजर किए जाते हैं? अगर वो पीएच वैल्यू जो हो रही है वो कैसी जा रही है, नीचे जा रही है, मतलब लोअर हो रही है, तो क्या है, वो पीएच हमारा लोअर जा रहा है। एंड द बेसिक मतलब कैसे जाएगा, वो हमारी पीएच वैल्यू जो होगी वो हायर जाएगी, तो वो सॉल्यूशन कैसा है, वो अल्कलाइन सॉल्यूशन है या फिर वो बेसिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ द पीएच। पीएच की डेफिनेशन क्या होती है? पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है वो कैसा है, बेसिक है या फिर अल्कलाइन है, या फिर वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। इसमें हम क्या देखते हैं, पीएच वो क्या है, हमारा नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसमें देखा जाता है कि आयन की जो कंसंट्रेशन है, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, वो कैसी है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर कैसी है। उसमें हम देखते हैं एसिडिक हो रहा है या फिर वो बेसिक हो रहा है। नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ द पीएच। पीएच की वैल्यू क्या होती है? द रेंज ऑफ पीएच एक्सटेंड फ्रॉम 0 to 14। जो पीएच की रेंज होती है, मतलब जो स्केल बनाई गई है वो कितनी होती है, 0 से लेके 14। मतलब अगर ये स्केल को अगर हम ड्रॉ करके देखें तो ये कितनी होगी, यहाँ से लेके ये 0 होगा और लास्ट वाला जो पॉइंट होता है वो कितना होता है, 14 रेंज करता है। अब पीएच वैल्यू ऑफ 7 इज़ न्यूट्रल। जो यहाँ पे ये 7 वैल्यू होगी, यहाँ पे ये क्या होगा, इसका न्यूट्रल पॉइंट होगा, बिकॉज प्योर वाटर हैज़ अ पीएच वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली 7। जो हमारा प्योर वाटर होता है उसका कितना पीएच वैल्यू रहता है, एग्जैक्टली 7। इसलिए जो न्यूट्रल पीएच बोला गया उसको कितना बोला गया है, 7 पीएच जो है वो न्यूट्रल पीएच होता है। वैल्यू लोअर देन आर 7 इज़ एसिडिक। अगर किसी की वैल्यू जो कितनी जाती है, हमारी 7 जा रही है, तो उसको कैसे नीचे जा रही है, इससे क्या काउंट करेंगे उसको, एसिडिक। अगर ये मोर देन 7 जाती है तो इसको क्या काउंट करते हैं, हम बेसिक काउंट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है। अगर ऊपर जाता है एसिडोसिस की कंडीशन होती है, अगर ये बढ़ता है पीएच तो ये क्या होती है, अल्कलोसिस की कंडीशन होती है। नेक्स्ट वन, ब्लड बफर सिस्टम। ब्लड बफर सिस्टम क्या होता है? बफर जो होता है ये एक सब्सटेंस होता है, मतलब बफर ये कुछ नहीं है, एक सब्सटेंस है जो कि हमारा जो एसिड बेस बैलेंस होगा, मतलब कोई जो कंपोनेंट है वो कैसा हो रहा है, एसिडिक हो रहा है या फिर वो अल्कलोसिस हो रहा है, मतलब बेसिक की रेंज में जा रहा है। बफर सिस्टम वो हमारा ये देखेगा। तो बफर मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। बफर जो होता है क्या देखता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के काम में आता है। फॉर मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस इट्स रिलीज एंड एब्जॉर्ब हाइड्रोजन आयन। ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और ये रिलीज भी करता है। मतलब जैसे एसिडोसिस की कंडीशन आ रही है, अल्कलोसिस की कंडीशन आ रही है, उसके बेस पे ये काम करता है। बॉडी फ्लूइड हैव 4 टाइप ऑफ बफर सिस्टम। हमारी जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं वो 4 टाइप के बफर सिस्टम रखते हैं। कौन कौन सा बफर सिस्टम होता है? कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट फर्स्ट वन है। नेक्स्ट वन है फॉस्फेट बफर होता है, प्लाज्मा प्रोटीन एंड एल्बुमिन एंड हीमोग्लोबिन। ये क्या करते हैं, जैसे ही जो भी कंडीशन आती है उसके अकॉर्डिंग ये हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब करेंगे या फिर हाइड्रोजन आयन को ये रिलीज़ करेंगे। नेक्स्ट वन, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट। ये जो हमारा होता है ये फर्स्ट बफर सिस्टम है हमारा ब्लड का। तो इसमें क्या होता है, इफ़ एच आयन कंसनट्रेशन इज़ इंक्रीज एसिडोसिस। अगर एच आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे जो है वो एसिडोसिस की कंडीशन हो रही है। और एच आयन कंसनट्रेशन अगर डिक्रीज़ हो रही है इसके अंदर तो ये क्या कहेंगे हम, ये अल्कलोसिस की कंडीशन हो रही है। तो ये क्या करेगा, जब बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, उसके बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा वैसे ही ये क्या करेंगे, जैसे एच आयन का कंसनट्रेशन इंक्रीज होगा तो ये क्या करने लगेंगे, एसिडोसिस में चेंज हो जाते हैं, या फिर एच आयन का कंसनट्रेशन जो होगा वो डिक्रीज होने लगेगा तो ये क्या करते हैं, अल्कलोसिस की कंडीशन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन, फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर क्या होता है, ये जो होता है ये किडनी के अंदर एक्टिव रहता है और ये क्या करता है, इफ़ पीएच डिक्रीज हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट फॉस्फेट आयन। अगर हमारी बॉडी के अंदर पीएच लेवल जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो फॉस्फेट आयन जो होंगे वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने लगेंगे। इफ पीएच डिक्रीज डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन रिलीज एच आयन। अगर पीएच जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है तो क्या करेंगे, जो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन है वो क्या करेंगे, एच आयन को रिलीज कर देंगे।
मतलब क्या हुआ, अगर पीएच लेवल अगर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो जो हाइड्रोजन आयन होगा वो फॉस्फेट आयन एक्सेप्ट करने लगेंगे, और अगर पीएच इंक्रीज़ हो रहा है तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन क्या करने लगेंगे, वो एच आयन को हमारी बॉडी से रिलीज़ कर देंगे। नेक्स्ट वन, प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम। प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट और रिलीज फॉस्फेट आयन। प्लाज्मा प्रोटीन के पास में ये एक पावर रहती है कि वो अट्रैक्ट कर सकती है हाइड्रोजन आयन को और रिलीज भी कर सकती है। हमारे जितने भी बफर सिस्टम है, चाहे कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट बफर हो गया, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन या हीमोग्लोबिन, जितने भी हमारे बफर हैं, इनके सबके पास में प्रॉपर्टी होती है, ये रिलीज भी कर सकते हैं, जैसी कंडीशन आएगी ये रिलीज भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं हाइड्रोजन आयन को। तो प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम क्या करता है? प्लाज्मा प्रोटीन हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट और रिलीज फॉस्फेट आयन। इसके पास में भी प्रॉपर्टी रहती है अट्रैक्ट करने की और रिलीज करने की फॉस्फेट आयन को। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरसेल्यूलर बफर। प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरसेल्यूलर बफर सिस्टम है हमारा। ये ज़रूरत आने पे एसिडोसिस और अल्कलोसिस की कंडीशन को न्यूट्रल में मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट वन, हीमोग्लोबिन सिस्टम। हीमोग्लोबिन सिस्टम में हमारा क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी से क्या होता है, सबसे पहले CO2 डिफ्यूज़ इन आरबीसी। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, नॉर्मल मेंटेन रह रहा है। जो हमारा एसिड बेस बैलेंस है नॉर्मल मेंटेन रह रहा है। अगर हमारा माना कि हमारी बॉडी के अंदर एसिडोसिस की कंडीशन हो गई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ इन आरबीसी। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो आरबीसीज़ के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी। यहाँ फिर क्या होगा, जो कार्बोनिक एसिड फॉर्म कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन इन एच आयन एंड बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन। जो हमारा इसकी वजह से जब वो आरबीसी में डिफ्यूज़ हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। जब फिर कार्बोनिक एसिड क्या करेंगे, कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाएंगे, किस में, एच आयन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, और ये बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन में भी ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। दो में ब्रेक डाउन होंगे, ये एच आयन और बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन में ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ऐड विद बाइकार्बोनेट आयन एंड एक्सचेंज टुगेदर। और ये किसके संग जाके ऐड हो जाते हैं, ये बाइकार्बोनेट जो आयन होते हैं उनके संग जाके ये मिल जाएंगे, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और ये आपस में एक्सचेंज होने लगेंगे। दिस इज़ कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। इसको हम क्या और बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये हैम्बर्गर फिनोमिना जो होता है ये उसमें मेंटेन होता है। इसमें क्या हो जाता है, जो एसिडोसिस की कंडीशन हुई है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया है, वो क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है इस हीमोग्लोबिन सिस्टम की वजह से। नेक्स्ट वन, रिस्पिरेटरी बफर। रिस्पिरेटरी बफर क्या है, पूरी कंडीशन तो सेम रहती है, एज जो एसिड बेस बैलेंस जो हुआ है वो समथिंग सेम रहता है। रिस्पिरेटरी बफर में क्या होगा, जैसे ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ा है उसके बाद में क्या होता है, तो ये रिस्पिरेटरी बफर में कहाँ हो रही है, हैपन इन लंग्स। रिस्पिरेटरी बफर कहाँ होता है, हमारा लंग्स के अंदर होता है। टेक फ्यू मिनट टू बैलेंस जो होता है ये क्या करेगा, कुछ मिनट ही लेता है बैलेंस करने में। जो हमारा ब्लड बफर सिस्टम होता है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स कर देता है, लेकिन रिस्पिरेटरी बफर क्या होता है, ये कुछ मिनट्स ले लेता है हमारा मेंटेन करने में। द रिस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड ऑफ द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ये कैसे पीएच को मेंटेन करता है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है उसके थ्रू ये पीएच को मेंटेन करके रखता है। व्हेन द पीएच ऑफ द ब्लड डिक्रीज, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द ब्लड इंक्रीज। जैसे ही हमारा पीएच जो होता है वो ब्लड के अंदर डिक्रीज़ हुआ तो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे, हमारा इंक्रीज़ होगा। मतलब जब एसिडोसिस की कंडीशन हो रही है तो हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। दिस कॉज द इक्वेशन अब ये क्या कहलाता है, ये इक्वेशन बना लेता है ये, इसकी वजह से क्या हो जाता है, एसिडोसिस की कंडीशन होने लगती है। एसिडोसिस मतलब क्या होता है, रिस्पिरेटरी डेप्थ इंक्रीज़ हो जाती है एसिडोसिस की कंडीशन में, और एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या होता है, रिस्पिरेटरी डेप्थ जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। एसिडोसिस में क्या हुआ था, इंक्रीज़ हो रही थी, और एल्कलोसिस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगी हमारी रिस्पिरेटरी डेप्थ। नेक्स्ट वन, रीनल बफर। रीनल बफर क्या होता है, जो कि हमारा
किडनीज़ के अंदर होता है। रीनल मतलब किडनीज़ के अंदर हो रहा है, और बफर मतलब एक सब्सटेंस जो है वो हमारा एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रख रहा है। तो रीनल बफर सिस्टम क्या, बाकी सारी चीज़ें इसमें भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। मतलब न्यूट्रल लेवल कितना रहेगा हमारा 7 रहता है, और एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है वो कम होने लगता है, मतलब लोअर हो रहा है। कितना जाएगा ये 7.35 की रेंज से ये नीचे चला जाता है, और जो एल्कलोसिस की कंडीशन होती है उसमें 7.45 से ये ऊपर चला जाता है। तो रीनल बफर सिस्टम जो ये कहाँ मेंटेन हो रहा है, हमारा किडनी के अंदर मेंटेन हो रहा है, और ये जो होता है कुछ घंटे लेता है कंप्लीट होने के लिए। जो हमारा ब्लड वाला बफर सिस्टम है वो फ्यू सेकेंड्स में हो गया, रेस्पिरेटरी वाला बफर सिस्टम है उसने क्या लिया, कुछ मिनट लिए, और रीनल बफर सिस्टम ने क्या लिया, हमारे कुछ घंटे लिया। इन एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है, पीएच इज डिक्रीज एंड एक्सेस हाइड्रोजन आयन। हमारा पीएच क्या होगा, जो अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमेशा इंक्रीज हो जाते हैं। कहाँ इंक्रीज हो रहा है, हमारा जो रीनल टिब्यूल्स हैं उनके अंदर ये इंक्रीज हो जाते हैं, एंड कंबाइंड विद बफर फॉर रिक्रिएशन यूरिन। और ये क्या करते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं। किस लिए कंबाइन हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें यूरिन जो है वो रिक्रिएट कराना होता है। क्यों रिक्रिएट कराना होता है, एक बार में तो सारा यूरिन जो होगा वो पास आउट नहीं हो जाता है ना। यूरिन क्या मतलब, ये साइकिल चलती रहती है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारी जो वाटर की साइकिल हैं वो चलती रहती हैं। तो एक बार में सारा पानी तो बॉडी का निकल नहीं जाएगा, तो वो यूरिन जो होता है वो रिक्रिएट होता है। इस वजह से जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो किसके संग कंबाइंड हो जाएंगे, बफर के संग में कंबाइंड हो जाएंगे। किस लिए, क्योंकि इन्हें यूरिन को रिक्रिएट कराना होता है। एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या होता है, द पीएच इंक्रीज एंड एक्सेस बाइकार्बोनेट सीक्रेटेड इनटू टिब्यूल। इसमें क्या होगा, जब एल्कलोसिस मतलब पीएच जो है वो बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट आयन्स होंगे वो जो टिब्यूल्स होंगे, रीनल टिब्यूल्स, उसके द्वारा ये सीक्रेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, एंड कंबाइंड विद सोडियम एक्सक्रीट यूरिन। और जो हमारा सोडियम होता है उसके संग ये जाके कंबाइंड हो जाते हैं, और क्या हो जाएंगे, बॉडी से ये बाहर निकल जाएंगे। ये कंडीशन क्या हो जाती है हमारी अल्कलोसिस, क्योंकि हमारा जो पीएच है, जो हाइड्रोजन आयन है वो भर भर के हमारा रीनल टिब्यूल से क्या होते हैं, बाहर निकल रहे हैं। और हमारा एसिडोसिस की कंडीशन में क्या हो रहे हैं, ये बॉडी की से मतलब ये टिब्यूल्स में रह रहे हैं, और ये जस्ट जाके कंबाइन हो जा रहे हैं बफर से, और क्या कर देते हैं, रिक्रिएट कर लेते हैं यूरिन, और ये बॉडी से बाहर नहीं निकलते, मतलब ये बॉडी के अंदर बने रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, पीएच लेवल को ये डिक्रीज कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं।